ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9669606608 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा हमको। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ईपीएफओ की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके संदर्भ में जो सेक्शनल टेस्ट का पार्ट है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड, उसको आज यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IASB स्टैंड्स टू। बिल्कुल सिंपल है ये आपका, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको चूज करना है। तो फुल फॉर्म ही आप लोगों को पता होगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, यह इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी है ना, किसकी? IFRS के फाउंडेशन में इसको बनाया गया, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल है, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन जो मानक बोर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट्स देखे कि जो भी स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं अकाउंटिंग के रिलेटेड, उसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है ना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग जो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसके बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो जो पहला लिखा गया है यहां पर कि इट रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन should be included in the accounting records only when it is realized। बिल्कुल ठीक बात है, जो पहला लिखा गया है बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है ये आपका, पहला ही स्टेटमेंट इसको एड्रेस कर रहा है। दूसरा जो लिखा गया है कि ये इस बात पे जोर देता है कि जो भी आपका अकाउंटिंग का जो पीरियड है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं वो जो है रेवेन्यू के साथ सिंक्रोनाइज होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो इसको आप लोग मैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? इसको मैचिंग बोलते हैं। तो ये आपका रेवेन्यू को नहीं रिकॉग्निशन कर रहा है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट कर रहा है। तो ओनली वन, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है किन किन पर एप्लीकेबल होते हैं, नीचे ऑप्शंस में से चूज करना है। तो पार्टनरशिप फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो देखिए सारे के सारे जो यहां पर दिए गए हैं बिल्कुल जो है वो क्या आपके ठीक दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। इसका आंसर आपका डी होगा। जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, जो इसकी प्रयोज्यता है लेखा मानक की, वो आप अगर छोड़ दीजिए कि जो भी प्योरली चैरिटेबल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो किसी भी तरीके का जो है लाभ वगैरह या व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से जिसको स्थापित नहीं किया गया है, उसको छोड़ के बाकी सब ये कवर करता है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि IFRS के संदर्भ में जो आपका नीचे स्टेटमेंट दिए गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम है, तो उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो पहला ये कि ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में मटेरियल मैनिपुलेशन और एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है ना, तो बिल्कुल करता है ये। दूसरा ये कि व्यापार के प्रत्येक विकास के लिए वैश्विक मानकों को बढ़ावा देता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा ये है कि ये वैश्विक निवेश को नियंत्रित करता है। देखिए कैच, देखिए यहां पर वर्ड यूज किया गया है रेगुलेट, तो ये विनियामक नहीं है पहली चीज, तो फैसिलिटेट करता है ये, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, और इसका आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा, जो आपका कहां दिया गया है? सी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें भारत के जो लेखा मानक है, इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इंडिया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है जो आपका
इंटरनेशनल जो आपका IFRS है उससे डिफरेंट है। तो ये पहला गलत है, दोनों सेम है ना, मतलब दोनों सिंक्रोनाइज्ड है ना, जो उससे अलग नहीं है वो डिफरेंट नहीं है। दूसरा ये कि जो यहां पर लिखा गया है कि दे आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स आएगा, है ना, कॉर्पोरेट जो आपका मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो आएगा आपका। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो यहां पर दिए गए हैं वो गलत है, जबकि पूछा जा रहा था कि सही कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और यहां पर एज पर द अप्रोचेस टू अकाउंटिंग यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से हमको करेक्ट वन को चूज करना है। तो पहला ये कि अंडर द कैश बेसिस entries in the book of accounts are made when cash is received or paid and not when the receipt or payment becomes due, पहला लिखा गया है, ठीक है। दूसरा लिखते हैं यहां पर कि अंडर द एक्रूअल बेसिस रेवेन्यू राजस्व कॉस्ट लागत जिसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन द पीरियड इन विच दे अकर रादर व्हेन दे आर पेड, है ना, जो यहां पर लिखा गया है। तो देखिए यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं, ठीक है, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी डेफिनेशन बेस्ड है, आप लोग रिवाइज कर जाइएगा मटेरियल को, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जा रहा है कि जो भी आपकी लेखा अवधारणा है ना, जो संपत्ति और राजस्व को समझने, ठीक है, जो देनदारियां लाइबिलिटी और एक्सपेंडिचर को समझने के पक्ष में अनिश्चितता और संदेह को हल करने की आवृत्ति को संदर्भित करती है, ठीक है ना। मतलब ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो रेफर कर रहा है टेंडेंसी ऑफ अकाउंटेंट्स टू रिजॉल्व अनसर्टेनिटी, ये हो गया आपका, और डाउट इन फेवर ऑफ अंडर स्टेटिंग एसेट्स एंड रेवेन्यू एंड ओवर स्टेटिंग लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज, ये भी डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है आपका। और ये जो है कंजर्वेटिज्म, है ना, रूढ़िवादिता को जो है संदर्भित करता है, ठीक है ना। ये जो कंजर्वेटिज्म होता है ये रिक्वायर्स होता है, इसमें जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर जहां पर सारे के सारे जो प्रॉफिट्स होते हैं आर नॉट ओवर स्टेटेड, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर बट ऑल अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड, है ना। तो कंजर्वेटिज्म है ये आपका, बाकी भी देख जाइएगा आप लोग, और आगे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें क्या रिक्वायर्स होता है, वस्तुनिष्ठ अवधारणा की बात कर रहे हैं कि यहां पर एक ही लेखा पद्धति का उपयोग एक लेखा अवधि से अगले जो भी अवधि है उस पीरियड के लिए किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो पहला लिखा गया आपका कि गलत है, आप बताइए, ये जो पहला लिखा गया है वो आपका गलत है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, और कंसिस्टेंसी जो आपकी कॉन्सेप्ट होती है उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, तो पहला वाला गलत हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। और दूसरा जो कंसिस्टेंसी के बारे में लिख रहे हैं उसमें लिखते हैं कि ये जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर्स, ठीक है। तो ये देखिए, क्या आप लोग गुड गवर्नेंस में ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, तो इंपार्शियल होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, है ना, तो उसी से संदर्भित आप इसको भी मानिए। तो ये दोनों जो है उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना। जो ये पूर्वाग्रहों से मुक्त है, ये जो प्रीजुडाइशियस बोल लीजिए, उसको बायस्डनेस बोल दीजिए, है ना, तो वो आपका किससे रिलेटेड हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट से। और कंसिस्टेंसी जो है वो लगातार वाली, एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक सेम जो भी यूज कर रहे हैं वहां पर पद्धति, उसका प्रयोग किया जाएगा। तो दोनों उल्टा लिखा गया है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, तो ये किसके एग्जांपल है, तो ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अमूर्त संपत्ति है, इनको टच वगैरह नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत बहुमूल्य संपत्ति होती है ना। वीपो वगैरह आप लोगों ने देखा भी होगा, तो जीआई रूल्स के संदर्भ में जो आपका 99 के रूल्स है वो भी सब आप लोगों को पता होगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका इंटेंजिबल एसेट्स हैं ये आपकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें पूछा जा रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मैनी बिजनेस मैन कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, बिकॉज क्या कारण है उसका वो पूछा जा रहा है, करेक्ट कोड बताना। डू नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दूसरा ये कि कन्वीनियंट मोड जो भी है मेंटेन करने का रिकॉर्ड को, एज द ओनर में रिकॉर्ड ओनली इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ठीक बात है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। और जो इसका आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो
बोथ हो जाएगा, है ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसमें आप देखते होंगे मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये, है ना, इन एक्सपेंसिव मोड जो रहता है ना, ये सब चीजें आप देख जाइएगा, थ्योरेटिकल है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है इज यूज्ड टू कैलकुलेट। तो पूछ रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपका मेथड होता है वो किसकी गणना के लिए यूज किया जाता है। तो भैया ये डेप्रिशिएशन जो होता है उसको, मूल्यह्रास होता है किसी भी चीज में, इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ये आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसमें डेप्रिशिएशन को क्या किया जाता है, मापा जाता है, गणना की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है। तो डेप्रिशिएशन मूल्यह्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला ये कि रिजर्व जो है आपका इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बिल्कुल ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि प्रोविजन जो होता है इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका, है ना। जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इट इज क्रिएटेड फॉर अ नॉन करेंट लायबिलिटी, है ना, द अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टेन। और जो आपका रिजर्व है वो क्या होता है, एक एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। इसको क्रिएट किया जाता है स्ट्रेंथन करने के लिए, कि किसको, फाइनेंशियल पोजीशन को, किसकी, किसी भी बिजनेस को। तो बोथ इसका आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहला ये कि जो जर्नल होता है इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री, लेजर, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, ये मूल प्रविष्टि की बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहां पर। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि जो लेजर है वो एक ऐसी, मतलब बही खाता बोल लीजिए, पुस्तक जो है, बुक कंटेनिंग ऑल अकाउंट्स टू विच एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता भी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑन द डेप्थ साइड, है ना। तो डेप्थ साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड कौन सा है, तो उसके संदर्भ में है। तो पहला ये नेट सेल्स, दूसरा डिविडेंड, तीसरा रेंट। अब खुद बताइए डिविडेंड कहां आना चाहिए, खुद बताइए आप। तो यहां पर डेप्थ साइड में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, कुल बिक्री से लाभांश है, रेंट है यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो तीनों आप ऑप्शन देख रहे हैं, नेट सेल्स की बात कर रहे हैं हम, डिविडेंड की बात कर रहे हैं, रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये डेबिट पक्ष पे थोड़ी आएगा, ये तो क्रेडिटर साइड पर आएगा, है ना, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो ये तीनों के तीनों ही डेब्ट साइड पे नहीं आएंगे, इसका आंसर आपका नन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप डेब्ट साइड जो है एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिस्ट भी देखा होगा, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो हमारा मटेरियल है उसमें भी दिया गया है। तो 14 का इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नन हो जाएगा, है ना। डेब्ट साइड पूछ के क्रेडिट साइड की जो आपके डायमेंशन है उनको लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये सीक्रेट रिजर्व से रिलेटेड है, उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसको हमको बताना है। तो जो पहला लिखा गया है यहां पर स्टेटमेंट कि व्हेन टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इज हायर देन द टोटल डेप्रिशिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व, है ना, उसके लिए जो है क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जब कुल जो मूल्यह्रास का मूल है वो कुल मूल्यह्रास लागत से अधिक हो जाता है, तो सीक्रेट रिजर्व जो है वो क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, पहला तो बिल्कुल ठीक है कि ये जो है इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना। मतलब ये जो है एक्सप्लिसिटली जो है इसको दिखाया नहीं जाता, किसमें, बैलेंस शीट में, जो दूसरा लिखा गया है यहां पर, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है आपका जो दूसरा स्टेटमेंट भी है, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट ही इसलिए किया जाता है और इसको एक्सप्लिसिटली जो है बैलेंस शीट में शो भी नहीं किया जाता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली शोन इन द बैलेंस शीट, तो इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट देखे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो पहला लिखते हैं यहां पर, दिस कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट जो है एज्यूम करता है दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन indefinitely for a fairly long period of time and would not be liquidated in the near future, ठीक है। तो इसको बताना है आपको कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये सीधा है, गोइंग कॉन्सन है आपका, ठीक है ना। इस कॉन्सन में क्या किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इसको बोला जाता है गोइंग कंसर्न, चिंता की अवधारणा एक तरीके से। तो इसमें जो बिजनेस फर्म होती है वो कंटिन्यू करती है ना, टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इनडेफिनेटली, ठीक है, एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इसको आप देख जाइएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गोइंग कंसर्न हो जाएगा, जो डी में दिया गया है
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर जो भी लेखांकन के मानक है उससे संदर्भित यहाँ पर कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो कथन है यहाँ पर वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जो भी कथन यहां पर दिए गए उनमें से कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो पहला ये कि दीज आर रिटन स्टेटमेंट्स of uniform accounting rules and guidelines in practice for preparing the uniform and consistent जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल इसीलिए तो बनाया जाता है इसको। दूसरा ये कि ये जो स्टैंडर्ड है देश में जो अप्लाई होते हैं, वो देश में जो लागू कानून है, रीति रिवाज है, उपयोग है ना, जो भी उपयोग है, ये सब बिजनेस से रिलेटेड है। कारोबारी जो आपका माहौल है उसके प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकते, तो फिर इसको समझिए कि ये ओवरराइड नहीं करता है ना। ये जो स्टैंडर्ड्स है वो ओवरराइड नहीं करते हैं किसी भी कंट्री का जो भी प्रोविजंस है, जो भी एप्लीकेबल लॉज है, तो उसमें जो है वहां पर वो ओवरराइड नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए लिखा गया है, फैसिलिटेटर वर्ड का यूज किया गया है, ना कि रेगुलेटर का, विनियामक नहीं है ये। तो बोथ स्टेटमेंट्स जो यहां पर दिए गए हैं बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। करेक्ट वन बताना था हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में भौतिकता से संदर्भित यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, जिसको मटेरियलिटी जो होता है आपका, है ना, मटेरियलिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड है ये भी आपका, है ना, मटेरियलिटी है ये आपका, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो हमको बताना है। तो पहला ये कि इट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स, बिल्कुल ठीक है, जो पहला दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि इफ द आइटम इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ रीजनेबली प्रूडेंट इन्वेस्टर और क्रेडिटर, इट शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल एंड शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, उसका विवरण जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना भी पड़ता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और यहां पर बताना क्या था हमको कि गलत कौन सा है, तो भैया कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल ये जो है आपका कैसे क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन बेस्ड है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजों को देखना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे एरर्स ऑफ कमीशन है, एरर्स ऑफ ओमिशन है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर्स है, और इसमें बताना है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, ये बताना। तो पहला देखिए यहां पर लिखा है कि कमीशन की जो आपके एरर्स है उसके बारे में लिखा है, ये कॉज्ड, इसका कारण बता रहा है, ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग एटसेट्रा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये एरर्स ऑफ ओमिशन की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो एरर्स ऑफ जो आपका ओमिशन है उसमें क्या होता है, इसमें जो एरर आता है वो किसके कारण, ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन एंटायरली और पार्टी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिल्कुल ठीक, पार्शली लिखा है ये जो है आपका इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा लिखा है कि इसमें जो एरर्स रिलेटेड होते हैं प्रिंसिपल से, ठीक है, जैसे राजस्व पूंजी प्राप्तियों और राजस्व और पूंजीगत व्यय के बीच प्राप्तियों और भुगतान के गलत वर्गीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली आपकी क्या है त्रुटियां हैं, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन कंपनसेटिंग जो एरर्स है उसमें टू और मोर एरर्स कमिटेड इन सच अ वे दैट दे नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर ऑन द डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स, ठीक है ना, कि वो इस तरीके से एरर आ जाता है, दो या दो से अधिक जो एंट्रीज वगैरह होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों के जो प्रभाव होते हैं वो उसको नलीफाई कर देते हैं। तो ऑल जो भी यहां पर स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है यहां पर चारों के चारों, और पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका ट्रू है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ए में दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देखिए कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो पहला जो है यहां पर बताया जा रहा है, अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज अ स्टेटमेंट शोइंग वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटी, है ना। यहां पर संपत्ति परिसंपत्ति के बारे में बता रहे हैं, देयताओं के बारे में बता रहे हैं ना, देयताएं मतलब लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म ऑन डेट विथ डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स डिनोटिंग कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि बैलेंस शीट जो होता है वो डिराइव्ड होता है फ्रॉम अ सेट ऑफ बुक्स मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसमें बिल्कुल जो है आपका सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं आपके वो गलत है, ठीक है ना। और यहां पर पूछा क्या जा रहा है कि सही बताना है हमको, ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दिए गए हैं और सही ही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए जो बैलेंस शीट होता है वो क्या होता है, बैलेंस शीट को जो डिराइव किया जाता है फ्रॉम अ सेट ऑफ बुक्स मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल ठीक है ना, बैलेंस शीट बता रहे हैं। और जो आपका ये दिया गया है जो पहला स्टेटमेंट, उसमें इससे क्या बताया जा रहा है, डिफरेंस जो है बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट की बात करेंगे तो क्या होगा दोनों में अंतर। एक जो ये आपका है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटीज को
जो फर्म की, किसी भी फर्म की ऑन डेट विथ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स डिनोटिंग कैपिटल, ठीक है ना, सिंस द रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, ध्यान से देख जाइएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये सब। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन को कौन से फैक्टर्स जो है आपके अफेक्ट करते हैं, मूल्य ह्रास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, कारकों के बारे में बताना है और सही ऑप्शन को यहां पर हमको चूज करना है। तो पहला ये कि वियर एंड टियर ड्यू टू यूज एंड द पासेज ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं आप, किसी भी पूंजीगत जैसे मशीनरी वगैरह है, तो एक टाइम बिंग के साथ उसमें मान लीजिए मेंटेनेंस के लिए है ना कोई कॉस्ट आ रही है, तो उसी को बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो प्रॉफिट वगैरह बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो हम उसको भी काउंट करते हैं। तो पहला जो है ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, ठीक है, जो दूसरा लिखा गया है। ठीक है, तीसरा जो लिखा गया है ये भी डेप्रिसिएशन को बिल्कुल करेगा, है ना। तो और तीसरा जो है ऑब्सोलेंस, जो आपका क्या लिखा गया, ऑब्सोलेसिन जो है आपका, ऑब्सोलेसेंस जो है आपका, है ना, तो इसका मतलब क्या है, पुराना पड़ जाना जो लिखा है हिंदी में, इसका भी मतलब वही है डेप्रिसिएशन से। तो ये तीनों चीजें जो है पुराने होने में किसी चीज में मेंटेनेंस आता है, उस तरीके से समझिएगा आप, है ना। तो ऑब्सोलेसेंस जो है आपका, वो भी आपका डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर जो है आपका वो डी हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है 1 2 3 ऑल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है। तो पहला ये कि परचेजेस जो रिटर्न बुक है उसके बारे में पूछे, तो ये एक ऐसी बुक है विच रिटर्न ऑफ मार्केट, जो आपके मर्चेंडाइज होते हैं, परचेज इज रिकॉर्डेड, बिल्कुल ठीक बात है। पहला वाला जो लिखा गया है बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए यहां पर जो लिखा गया है कि सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, तो एक स्पेशल ये भी आपकी एंट्री वाली बुक है जिसमें क्रेडिट पर बेचे गए जो भी आइटम जो वहां पर सेल किए जा रहे हैं उनके रिटर्न को जो है रिकॉर्ड किया जाता है वहां पर। विच रिटर्न्स ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि सी हो जाएगा। सी में दिया गया है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट है इसका, और सी में दिया गया, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि जो भी लेखांकन होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है वो बताना है हमको, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है अकाउंटिंग के, है ना। जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है ना, उनसे वो बताना है। तो पहला लिखा गया है मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा जो लिखा गया है यहाँ पर कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉसेस को, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। तीसरा जो है आपका क्या लिखा गया है, वित्तीय स्थिति का आकलन करना, है ना, डेपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट वन मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स, तो बिल्कुल ठीक बात है। चारों के चारों जो यहां पर ऑप्शंस बिल्कुल इजी वे में दिए गए हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल है पार्ट ये भी। तो ऑब्जेक्टिव यही है आपका अकाउंटिंग का, आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर आपका ए 1 2 3 4 ऑल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पहला बता रहे हैं ये कि प्रॉमिसरी नोट जो होता है इज एन एक्नॉलेजमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट है ये ऑफ डेट गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द फर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट्स। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो बताया गया है प्रॉमिसरी नोट लिख के, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रहे हैं। दूसरा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जहां डिफाइन कर रहे हैं वहां लिख रहे हैं इज एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग गिवन बाय द डेप्टर, जो भी डेप्टर है, टू द क्रेडिटर टू पे द लैटर अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस एंड कंडीशंस जो है स्टेटेड देयर इन। तो जो दोनों लिखा गया है ना, विनिमय पत्र ऋणी जो है आपका और एक वचन पत्र जो है, ये जो प्रॉमिसरी नोट है और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों अपोजिट लिखा गया है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों का दोनों उल्टा लिखा गया है। जहां पर प्रॉमिसरी नोट लिखा है वो डेफिनेशन आपकी बिल ऑफ एक्सचेंज की है, जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है वहां पर जो डेफिनेशन होनी चाहिए प्रॉमिसरी नोट्स की होनी चाहिए। तो दोनों के दोनों अपोजिट गलत लिखे गए हैं और सही पूछा जा रहा है, तो नन हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ द अबव डी। ध्यान से देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा गया है स्टेटमेंट देके, मतलब यहां पर डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं और बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है, तो यहां पर जो पहला लिखा गया है बकाया खर्च, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंशन की बात करें तो जो भी आपका जो लेखांकन वगैरह होता है उसके जो पीरियड होता है उसके अंत में कभी कभी एक कारण या किसी अन्य कारण से कुछ व्यापारिक जो भी खर्च है उसके साथ एक व्यावसायिक उद्यम छोड़ दिया जाता है। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बता रहे हैं एट द एंड
of the accounting period, sometimes of business enterprises is left with some unpaid expenses due to one reason or another. पहला जो लिखा गया है बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो लिखते हैं यहां पर उसमें बता रहे हैं कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो क्या है। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के एंड की ही तो बात करेंगे। इट इज फाउंड दैट द बेनिफिट्स ऑफ सम एक्सपेंसेस हैव नॉट बीन फुल्ली रिसीव्ड, a portion of total benefits would be received in the next accounting year। ठीक है, तो वो जो भी रिसीव होगा आपका बेनिफिट पोर्शन की जो बात करें वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होगा। दैट पोर्शन ऑफ द एक्सपेंस द बेनिफिट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज नोन, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और यहां पर सही ही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि किससे रिलेटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं कि रिक्वायर्स दैट बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर दैट profits are not overstated, all anticipated losses should be accounted for but all unrealized gain should be ignored। ठीक है ना, जो अवास्तविक जो भी लाभ होंगे उसकी अनदेखी भी की जानी चाहिए। तो देखिए ये कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड है ये आपका, तो इसका आंसर आपका रूढ़िवाद जो डी में दिया गया है वो हो जाएगा आपका कंजर्वेटिज्म। इसमें डेफिनेशन देख जाइएगा, वही दिया भी गया है यहाँ पर, डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को लर्न कराने के लिए ये सब क्वेश्चंस फ्रेम किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर देख के हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है। तो पहला लिखा गया है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेनिफिट्स मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर whereas revenue expenditure normally benefits one accounting year। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा जो है कि जो राजस्व है आमतौर पर सामान्य आवर्ती है और पूंजी प्रकृति द्वारा गैर आवर्ती है। मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इज नॉन रेकरिंग है ना, किसमें, नेचर में, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग जो है आपका एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल ठीक बात है। बोथ स्टेटमेंट्स यहां पर क्या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और ए में बोथ दिया गया है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो है प्रिपेयर करने में जो यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है ना, तो देखिए पहला जो है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, पहला लिखा गया है, तो ये तो सही है आपका। दूसरा ये है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण जो भी आपका पर्सपेक्टिव है उसको यहां पर प्रस्तुत करना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और पूछ रहे हैं कि गलत कौन सा, तो कोई भी गलत नहीं है भैया इसमें से, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और यहां पर पूछा जा रहा है कि जो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट होता है उसके संदर्भ में जो भी नियम होते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो राइट साइड होता है अकाउंट का इज नोन एज डेबिट, इज नोन एज डेबिट, सही पूछ रहा है, क्या ये सही लिखा हुआ है? देखिए ये गलत लिखा गया है। ठीक है ना, जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या है आपका, डेबिट वाला पार्ट होता है और क्रेडिट वाला है ना। जो देखिए यहां पर क्या है, ध्यान से देखने की जरूरत है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो भी अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसमें जो लेफ्ट साइड होता है अकाउंट का उसको डेबिट, ठीक है ना। तो ये जो है आपका राइट साइड लिख दिया है इसलिए गलत है। दूसरा ये इन केस ऑफ एसेट्स इफ डेट जो भी है, डेबिट जो है इंक्रीज होता है देन क्रेडिट डिक्रीजेस। तो सीधी बात है ना, ये तो सीधा कंसेप्ट है। अगर डेबिट जो है आपका जो उधार है वो अगर बढ़ता जाएगा तो जो क्रेडिट है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा, है। दोनों में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हैं। जो भी आपका क्या है कि भैया जो भी आपका एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, है ना, इस टाइप का रिलेशन है। तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला गलत है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ओनली सेकंड हो जाएगा जो कि किसमें दिया गया है, बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला ये कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये इज टू एस्टिमेट द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब यहां पर देख के हम लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो यहां पर पूछा जा रहा है आपका कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, दूसरे में बैलेंस शीट जो आपका रेडी किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है ये लेस रिलायबल होता है और ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ये है इसका प्रिपेयर करना, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिपेयर करने का, कि इसमें एस्टिमेट किया जाता है जो भी बैलेंस है आपका किसमें, कैपिटल अकाउंट का ऑन अ पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है ना। और इसमें जो भी ओमिशन होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का
उसको जो है आसानी से खोजा नहीं जा सकता। तो उस हिसाब से पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा देखिए, बैलेंस शीट बनाने का जो उद्देश्य बताया जा रहा है ये मोर रिलायबल होता है, ठीक है ना, ये डबल एंट्री रिकॉर्ड से प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता होगा, तो आप नॉर्मली सोचिए कि ये शो करता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को किसी भी एंटिटी को ऑन एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और इसमें जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है ना, ओमिशंस जो होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, उसको डिस्कवर्ड इजीली किया जा सकता है और ट्रेस भी किया जा सकता है फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो उस हिसाब से दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं और बताना है हमें कि इसके रेस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताना है कौन सा ट्रू है। यहां पर पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये एक अकाउंट है जिसमें इन विच द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज पुट टिल सच टाइम दैट एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये एक वित्तीय विवरण है जो तैयार करने की एक ऐसी सुविधा देता है जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, मतलब क्या है, ये फैसिलिटेट्स करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बोथ हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर पूछा जा रहा है कि मीनिंग ऑफ, मतलब इसमें हमको करेक्ट को क्या करना है, स्टेटमेंट को चूज करना, और इसमें भी डेफिनेशन ही है एक तरीके से। तो मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करें, स्रोत दस्तावेज की बात कर रहे हैं। तो जो पहला लिखा गया है यहां पर कि मीनिंग जो है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट का, वेरियस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स सच एज इनवॉइस, सुना होगा आपने, बिल्स है, कैश मेमोज है, वाउचर्स हैं, विच फॉर्म द बेसिस एंड एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, जो पहला लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो यहां पर लिखा गया है उसमें लिखते हैं ये कि लेखांकन जो भी आपका समीकरण है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स signifying that the assets of a business are always equal to the total liabilities and capital, ठीक है ना। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो बोथ हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखेंगे हम लोग, और यहां पर तो जो है क्वेश्चन यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमको यहां पर बताना है। तो पहला ये कि जो बिल होता है वो प्रिपेयर किया जाता है क्रेडिटर के द्वारा और एक्सेप्ट किया जाता है जो भी आपका डेबिटर होता है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये नोट जो है प्रिपेयर किया जाता है जो भी आपका डेबिटर होता है उसके द्वारा। तो यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही पूछा जा रहा है यहां पर कि कौन सा रॉन्ग है। तो कोई भी रॉन्ग नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ए हो जाएगा आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में यहां पर जो भी स्थगित जो राजस्व व्यय है आपका, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके रेस्पेक्ट में यहां पर स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला ये कि ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है विच आर लाइकली टू गिव बेनिफिट फॉर लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, तो यहां पर उल्टा लिखा गया है। ये जो होता है आपका वो किसके लिए होता है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है ना। यहां पर अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है विच आर लाइकली टू गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, तो पहला गलत हो गया। दूसरा ये कि जो ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू है, ठीक है, वो आपका एक्सपेंडिचर जो है इज सेम एज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा आपका स्टेटमेंट लिखा गया है वो क्या सही है, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। यहां पर जो वर्ड यहां पर कैच है, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहां पर लिखा गया है, ये आपका क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो आपका सही पूछा गया था तो दोनों के दोनों गलत है, तो नन हो जाएगा। देखिए जो दूसरा है, जो ट्रीटमेंट होता है ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज सेम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज सेम एज कैपिटल, पूंजीगत व्यय की बात है वहां पर, राजस्व की नहीं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग और सही पूछा जा रहा है यहां पर, तो दोनों के दोनों गलत है आपके। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, जो कि नन होगा। तो यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है ना, और बोला जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव, बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट आपका, वो बताना है हमको। तो जो पहला लिखा गया है यहां पर कि नॉमिनल अकाउंट जो है ऐसे अकाउंट्स हैं जो रिलेटेड है एंड और एसोसिएटेड है विद लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन्स, जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है ना। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पहला वाला बिल्कुल ठीक है आपका।
ठीक है ना। तो अब जो दूसरा आपका लिखा गया है कि जो रियल अकाउंट है वो प्रत्येक जो लिखा वर्ष है उसकी शुरुआत में पिछले वर्ष के अंत से अपने संतुलन के साथ जो है वो बनाया जाता है, ठीक है ना। द रियल अकाउंट बिगिंस ईच अकाउंटिंग ईयर विथ इट्स बैलेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। तो जो दूसरा दिखाया गया है, यहां पर लिखा गया है स्टेटमेंट, वो भी आपका ट्रू है ना, कि जो भी बैलेंस होता है इन अ रियल अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एज अ रिजल्ट अ रियल अकाउंट बिगिंस ईच अकाउंटिंग ईयर विथ इट्स बैलेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर यहां पर क्या है, राइट है, और इसका बोथ हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर GAAP जो शब्द है उससे कौन सा जो यहां पर नीचे ऑप्शन दिया गया है वो सिंक्रोनाइज है, ये अकाउंटिंग के संदर्भ में वर्ड यूज होता है, वो हमको बताना है यहां पर। तो जो ये आपका देखिए सीधा सीधा है, जनरली एक्सेप्टेड जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसी से संदर्भित है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर जो बैलेंस ऑफ अकाउंट होता है उसका क्या मतलब है उसके बारे में बताना है हमको, ठीक है। तो ये जो देखिए डिफरेंस होता है इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बिल्कुल सीधा सा है ये, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक वित्तीय लेखांकन प्रणाली में वित्तीय जानकारी जो दर्ज करने के लिए नियमों का जो एक समुच्चय सेट होता है, जो जिसमें प्रत्येक लेन देन या घटना में कम से कम 2 अलग अलग नाम मात्र खाता बही खाते में परिवर्तन होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इन विच एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट चेंजेस एट लीस्ट 2 डिफरेंट नॉमिनल लेजर अकाउंट्स, है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, बिल्कुल सीधा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, बिल्कुल उसी को डिफाइन कर रहा है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है किसके संदर्भ में, लायबिलिटी जो आपका दायित्व है उसके बारे में हमको बता रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, टू इंक्रीज अ लायबिलिटी अकाउंट डेबिट द अकाउंट, है ना। तो और दूसरा लिख रहा है कि टू डिक्रीज अ लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट द अकाउंट। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो टू इंक्रीज अ लायबिलिटी अकाउंट डेबिट द अकाउंट लिखा है, तो ये कैसे होगा, लायबिलिटी जब क्रेडिट आपके पास किसी ने रखा, जैसे बैंक्स वगैरह में आपने एफडी वगैरह रख दी, तो वो क्या है, सामने वाले की लायबिलिटी हो गई ना, है ना, आपकी परिसंपत्ति है, तो वहां पर डेबिट नहीं क्रेडिट करने की जरूरत होती है, तब वो जो है इंक्रीज होगी लायबिलिटी अकाउंट में, ठीक है ना। तो पहला ही जो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है वो आपका गलत है। दूसरा ये कि टू डिक्रीज अ लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट द अकाउंट, तो दोनों उल्टा लिखा गया है। आप देखेंगे कि कुछ जनरल रूल्स होते हैं आपके डेबिटिंग और क्रेडिटिंग के लिए अकाउंट में। तो लायबिलिटी जो होता है, अकाउंट जो होता है नॉर्मली है क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद रखिएगा आप, है ना। तो उसी से रिलेटेड है। बोथ स्टेटमेंट्स जो यहां पर दोनों के दोनों दिए गए हैं वो गलत है, और पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है दोनों स्टेटमेंट, ठीक है ना, गलत लिखा गया है। यहां पर डेबिट की जगह क्रेडिट होना चाहिए था, है ना, और यहां क्रेडिट की जगह डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर डिक्रीज करना है आपको लायबिलिटी अकाउंट, तो वहां पर क्या करना है, आपको डेबिट करना है अकाउंट में, और इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना है। तो इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर पूछा जा रहा है जो भी आपकी कंप्यूटरीकृत जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसकी सीमाएं क्या है, सीमाएं क्या है लिमिटेशंस। तो पहला कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, स्टाफ अपोजिशन, सिस्टम फेल्योर और ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। यहां पर सिक्योरिटी का आप देख रहे हैं फेल्योर किस तरह, सिस्टम का भी फेल्योर हो सकता है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण की लागत है ना, और स्टाफ अपोजिशन भी इसमें होता है ना, कि मैन जो भी आपका मैन पावर है ना, जो श्रम शक्ति है आपकी, उसको ये प्रतिस्थापित भी तो कर रहा है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 डी में दिया गया है, इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब प्रत्यक्ष व्यय का कौन सा एक उदाहरण है इसमें से, हमको उसको जो है रिकॉग्नाइज करना। वेजेस, बिल्कुल ठीक है, यही होगा। सैलरीज, भवन का किराया और बैड डेब्ट्स, ये नहीं है आपका। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड हो मैन्युफैक्चरर से, परचेज ऑफ गुड्स से, एंड ब्रिंगिंग देम टू द पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फ्रेट इनवर्ड है, वेजेस है, फैक्ट्री लाइटिंग है, कोल है, वाटर है, फ्यूल है ना, जो भी है ये सब, ये आपका डायरेक्ट में आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो वेजेस ए हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत है, उसी का एग्जांपल है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर हुंडी जो वर्ड है आपका, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है, क्या है, ट्रू बताना है हमको। तो पहला लिखा है यहां पर कि जो आपका दर्शनी है ना, दर्शनी हुंडी होती है, वो किस तरीके की हुंडी है, ये जो हुंडी है पेएबल एट साइट, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स रेसिप्ट बाय द होल्डर, इट इज सिमिलर टू अ टाइम बिल।
तो भैया ये सिमिलर जो होती है टाइम बिल के नहीं, डिमांड बिल के। किसके? डिमांड बिल के। बाकी जो है बिल्कुल ठीक लिखा गया है कि ऊपर सारी चीजें सही लिखी गई है दर्शनी हुंडी में, सिर्फ ये जो है इट इज सिमिलर टू अ डिमांड बिल होता है, इसलिए ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है ना, टाइम बिल लिखा, बाकी पूरा सही है। दूसरा ये कि जो आपका मुदाती हुंडी है, ये कैसी हुंडी होती है? ये पेएबल आफ्टर स्पेसिफाइड, है ना, किसी विशेषीकृत अवधि के लिए है, पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज सिमिलर टू अ डिमांड बिल। ठीक है ना, तो ये टाइम बिल, बस ये दोनों स्टेटमेंट पूरे सही हैं, सिर्फ जो ये टाइम बिल है यहां पर डिमांड बिल होना चाहिए था, और जहां ये डिमांड बिल लिखा हुआ है यहां पर टाइम बिल होना चाहिए था। ठीक है ना, तो दोनों जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में भारत में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो डिफाइन किया गया है, अंडर विच ऑफ द लॉ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड इन इंडिया। बिल्कुल सिंपल है, जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है आपका 1881 का है, उसमें डिफाइन किया गया है। 1881 किसका काल है? आपका गवर्नर जनरल रिपन है ना, सुधारवादी प्रोग्रेसिव में काउंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है आपका, उसमें क्या बोला जा रहा है इसमें कि the annual amount of depreciation charged every year remains fixed or constant under straight line method। बिल्कुल ठीक है, हमने पहले भी देखा है इसमें डेप्रिसिएशन को किस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है वो आपका काउंट किया जाना है, उसको एस्टिमेट किया जाना है। उसका पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि लिखित मूल्य विधि में मूल्य ह्रास की जो भी डेप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास, उसका जो वार्षिक राशि है पहले वर्ष में सबसे अधिक होती है और बाद के वर्षों में फिर बाद में गिरावट आती है। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे ट्रू है। जो रिटर्न डाउन होता है, डाउन वैल्यू मेथड है, द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज हाईएस्ट इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में हाईएस्ट होता है, उसके बाद फिर क्रमागत रूप से देखें तो डिक्लिनेशन आता है उसमें लेटर ईयर्स में। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसमें जो है सही ही पूछा गया था, सही कोड का चयन करना था, तो हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो प्राइमरी क्वालिटीज है that make accounting information useful for decision making are, प्राथमिक गुण कौन से हैं जो मतलब किसी भी मतलब डिसीजन को लेने के लिए वो संदर्भित होते हैं, है ना, तो वैसा काम करते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो हेल्प करते हैं, है ना। तो उसकी कौन सी ऐसी प्राइमरी क्वालिटीज हैं, उसका प्राथमिक गुण, निर्णय लेने के लिए लेखांकन की जानकारी को उपयोगी बनाने वाला प्राथमिक गुण कौन सा है वो बताना है हमको। तो पहला लिखा गया रेलेवेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम बायस, दूसरा लिखा है रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। दूसरा जो लिखा गया वही ठीक है आपका, बी जो लिखा गया है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका विश्वसनीयता और तुलनीयता, मतलब रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी है। तो दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट यही जो है आपका सही दिया गया है, इसका आंसर आपका बी होगा, यही इसका प्राइमरी जो है वो क्या है, गुण है आपका, ठीक है ना, क्वालिटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और यहां पर जो लिखा गया है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कंजर्वेशन गलत, दूसरा मैचिंग ये भी देख चुके हैं, अकाउंटिंग पीरियड, और यही जो है आपका इसका आंसर भी होगा अकाउंटिंग पीरियड, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं विथ रेफरेंस टू रिकॉग्निशन बाय इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लॉस से जो आपका स्टेटमेंट का रिकॉग्निशन होगा उसके रिस्पेक्ट में हमको बताना है कि आयकर कानून के द्वारा मान्यता के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स लॉज, पहला लिखा गया है इसमें, और ट्रू बताना है हमको, ठीक है ना। तो जो ये इनकम टैक्स लॉ है, रिकॉग्निशन बाय इनकम टैक्स लॉ, स्ट्रेट लाइन मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स लॉ, जबकि जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है इनकम टैक्स लॉस से, याद रखिएगा। दूसरा लिखा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ, तो दोनों उल्टा लिखा गया है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाता इनकम टैक्स लॉ से, लेकिन जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है वो आपका आयकर कानून के द्वारा उसको जो है रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे गए हैं, है ना, इसलिए गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है कि एग्जाम्पल नहीं है किसका, जो भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है उसका। तो देखिए पहला लिखा है सैलरीज, ठीक है, दूसरा लिखा है रेंट ऑफ बिल्डिंग्स, तीसरा लिखा है बैड डेब्ट्स, और लास्ट में लिखा है फैक्ट्री लाइटनिंग। तो अभी हमने देखा था कि ये डायरेक्ट के अंतर्गत आ रहा था फैक्ट्री लाइटनिंग, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आता है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या है, ट्रू है।
ठीक है ना, स्टेटमेंट जो है ट्रू पूछा जा रहा है। पहला ये कि जो ओपिनियन शॉपिंग होती है वो क्या मतलब है उसका, तो द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्टिंग और रिजेक्टिंग ऑडिटर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट दे विल इशू ऑन द ऑडिटी। ठीक है ना, तो जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा गया है वो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है ऑडिट की बात कर रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुनर्वीक्षा रिव्यू है एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटीज टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ सिस्टम कंट्रोल्स to ensure compliance with established policies and operational procedures and to recommend necessary changes in control policies और जो भी आपके प्रोसीजर्स होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बोथ है करेक्ट बताना था और दोनों आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और ये इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू है। ठीक है, तो पहला जो लिखा गया है कि एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एनीथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड और कंट्रोल्ड टू प्रोड्यूस वैल्यू इज कंसीडर्ड एंड एन एसेट। बिल्कुल ठीक लिखा है, जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है ना। दूसरा जो लिखा है लाइबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, ये एक ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल ठीक है, ऑफ एन एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शंस the settlement of which may result in the transfer of assets, provision of service or other yielding of economic benefits in the future। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ये भी आपका। ठीक है ना, कि जो लाइबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन है ना, और ये बिल्कुल ठीक लिखा हो गया है। और इसके बाद इक्विटी भी एक वर्ड आप लोग सुनते हैं, इक्विटी का मतलब क्या है, इज द रेसिडुअल क्लेम होता है, ये आपका रेसिडुअल क्लेम है आपका, और जो भी इंटरेस्ट है ऑफ द मोस्ट जूनियर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स इन एसेट्स आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज आर पेड। ठीक है ना, तो यहां पर जो दोनों स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं बिल्कुल ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आपका, बोथ इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रूप से किया गया हार्डवर्क, लगातार सतत रूप से जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको निश्चित मिलेगा और निश्चित मिलेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।